इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कॉलेजेस में ये सिलेबस है बट हमें पढ़ा नहीं रहे। राइट तो किसी भी कॉलेज में इतना डिटेल में रेडियोलॉजी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। वी एज फिजियोज आर सपोज टू नो एंड रीड द फिल्म्स एंड मेक द डायग्नोसिस ऑन स्टेक। द पेशेंट्स लाइफ इज ऑन स्टेक। One wrong decision and one wrong statement by you as a doctor can make or break his life. So I would suggest कि you do one thing, master एक चीज़ में करो, उसको specialize करो, उसके सारे certification courses करो and be the king there. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ द हेल्दी वर्स। हर बार की तरह आज हम पॉडकास्ट में लेके आ रहे हैं द फाइनेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ इंडिया। वो फिजियोथेरेपिस्ट जिसने उनकी फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं और फिजियोथेरेपिस्ट जिनके पास मोर देन 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वो फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट को गाइड किया है, उन्हें बहुत सही पाथ दिखाया है। वो फिजियोथेरेपिस्ट जो बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे सेमिनार्स और बहुत सारे फिजियोस को इन्फ्लुएंस करके सबको एक सही सर्टेन लेवल पे ले जा रहे हैं। ओके, तो आज उनका नाम है, हमारे साथ जो है वो डॉक्टर नेहा शुक्ला। Thank you so much. Thank you so much. सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द अहमदाबाद। Thank you for inviting me here. बहुत ही सुंदर शहर है, very nice. मैम, सो आज हमारी वर्कशॉप थी, हाँ जी। राइट? सो शुरू करते हैं वर्कशॉप्स के साथ ही, राइट? जैसे हम क्लिनिक्स में जाते हैं या फिर कॉलेज में एज ए स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे MRI, CT स्कैन ये सब रहता है। बट कॉलेजेस में एक ड्रॉबैक रहता है मैम कि कॉलेज में इंफॉर्मेशन या फिर जो नॉलेज है वो उस लेवल पे नहीं पहुंचाते, हमें देते नहीं है। तो कहीं ना कहीं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो हम खुद को एज अ डॉक्टर बोलते हैं, वहाँ हम लेक कर जाते हैं कि हमारे पास कोई रिपोर्ट्स आती हैं या फिर कोई CT स्कैन या MRI की रिपोर्ट आती है, तो हम फिल्म नहीं देखते उसकी। हम जो वहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है इंप्रेशन जो भी उसके लास्ट, वो हम पढ़ के बोलते हैं हाँ ये हो रहा है। तो वो चीज़ हमारे अंदर बहुत लेक कर जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी रिस्पेक्ट, सब चीज़ें हमें पेशेंट उस टाइम में हमें पेशेंट जज कर लेता है। तो मैम, ऐसी वर्कशॉप्स और ये सब चीज़ों की नॉलेज का कितना इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में? देखो, सबसे पहले तो ऋषित, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कॉलेजेस में ये सिलेबस है बट हमें पढ़ा नहीं रहे। राइट तो किसी भी कॉलेज में इतना डिटेल में रेडियोलॉजी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। वी एज फिजियोज आर सपोज टू नो एंड रीड द फिल्म्स एंड मेक द डायग्नोसिस एंड उसके बेसिस पे गिव द ट्रीटमेंट, बट नन ऑफ अस हैज़ बीन टॉट अकॉर्डिंगली। एक्सरे पकड़ लो, MRI पकड़ लो, CT पकड़ लो, none of the colleges are taking proper lectures on this so that the physios can stand at power with other doctors and read the films correctly. Right. ठीक है, I'm not saying that physios become radiologists. Radiology is completely a different field. totally But different. as physios, जितना हमारे syllabus में है, whatever is there in our syllabus, whatever is our responsibility, उतना हमें आना चाहिए. This is what my say is. And because of all these things, when I see that physios unfortunately lack in reading these films, half of them either pretend or half of them run from reading it. Agree. They read the printed report और वो सिर्फ वो section पढ़ते हैं जहाँ पे physiotherapy treatment mentioned है, and then they start treating the patient. They do not concentrate on why I have to follow this, why this is written, क्या दिख रहा है इस film में. So all those things I think is very important for us because we all are running after the prefix doctor, Right, but agree. we do not understand the responsibility it takes to be called as a doctor. Agree, right. What if somebody is coming to you with a blank film and not a printed report and asking you to make a diagnosis? Will you be able to confidently make a correct diagnosis? Because a lot is on stake. The patient's life is on stake. One wrong decision and one wrong statement by you as a doctor can make or break his life. एग्री। Right, so this is a great responsibility, and for this responsibility I think we should first as physios educate ourselves and then stand in the clinic and say we are ready to see the patients. Right. So for all these things I think these workshops are important. एग्री। तो मैम, ये जो एक्सरे हैं, ये सब इसमें जो वर्कशॉप्स करते हैं, तो वर्कशॉप्स का कितना बड़ा रोल है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? अगर कोई स्टूडेंट या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट उस वर्कशॉप को अटेंड करता है, तो उस वर्कशॉप का उस इंसान की लाइफ में कितना रोल है? देखिए, ये जितने स्टूडेंट्स ने किया आप उनसे बात कर लीजिए, या जिन लोगों ने नहीं किया आप उनसे बात कर लीजिए. दो स्टूडेंट्स को खड़ा करके आप कंपेयर कर लीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा. एक आपको फिल्म रीड करके बता पाएगा और एक को कुछ समझ में नहीं आएगा उस फिल्म में, या एक कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा और एक कॉन्फिडेंटली रीड कर पाएगा.
कॉन्फिडेंटली रीड करेगा तभी एक करेक्ट डायग्नोसिस बना पाएगा, तभी वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएगा, तभी वो एक बाकी डॉक्टर्स के साथ एक लेवल में खड़े होके एक प्रॉपर डिस्कशन कर पाएगा। वरना वो खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा, लेस फील करेगा एंड लेस एजुकेटेड, कहीं ना कहीं अंदर एक रहेगा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ। तो वो कॉन्फिडेंस ऐसी वर्कशॉप्स करके आता है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस आई बिलीव। सो मैम जनरली बहुत फिजियोज मिलते हैं या फिर बहुत फिजियोज हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो बोलते हैं कि आधे फिजियो बोलते हैं मास्टर्स करना है, आधे बोलते हैं बैचलर्स बराबर है, राइट। सो मैम एक्स पर योर एक्सपीरियंसेस एंड आपने जो भी देखा है अकॉर्डिंग टू यू आज का जो सीनरियो है और आफ्टर 10 ईयर्स का जो सीनरियो है, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट खुद को अगले 10 साल बाद देखना चाहे तो खुद को मास्टर्स में देखेगा या फिर बैचलर्स कंटिन्यू करके देख सकता है? वेरी वैलिड क्वेश्चन। ऋषित, जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे डिप्लोमा होल्डर्स भी क्लिनिक खोल के बैठे थे और अच्छा खासा क्लिनिक रन कर रहा था। आज की डेट में 16 ईयर्स हो गए, 17 ईयर्स हो गए मेरे को, और इस टाइम पे डिप्लोमा होल्डर्स हैव नो स्टेक इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में देखोगे, ना ही उनकी रिस्पेक्ट है, ना ही लोग जाते हैं। हर कोई पहले प्रॉपर रिसर्च करता है तब कहीं जाता है किसी डॉक्टर के पास। आप पानी पूरी खाने भी जाते हो तो आप एक बार रिव्यू देख लेते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप रिव्यू देख लेते हो यहाँ खाना अच्छा मिलता है कि नहीं। Forget about doctors. So when you're choosing your doctor, it is about your health. You read and you get informed and then you decide I have to visit the doctor or not. तो आज के डेट में हर कोई रिव्यू देख के, पढ़ के, डिग्रीज देख के तब जाता है। आप सोच ही नहीं सकते कि 10 साल बाद क्या होगा। आज के डेट में बीपीटी को पूछ रहे हैं एंड इफ़ यू सी एवरीबडी इज डूइंग मास्टर्स। मास्टर्स इज लाइक सब लोग कर ही रहे। पेशेंट्स आज की डेट में भी स्पेशलाइजेशन मांगते हैं। अगर आप कार्डियो में देखो, अगर आप आईसीयू में कोई डॉक्टर काम कर रहा है, वो डॉक्टर हमेशा आपको एमपीटी कार्डियो मिलेगा, एमपीटी स्पोर्ट्स को नहीं लेंगे वो, ठीक है। और अगर वहीं पे आप जॉब करते हो तो भी अगर 4 रेज्यूमे हैं जो आपकी जॉब में आपको सिलेक्ट कर रहा है तो वो मास्टर्स को प्रेफरेंस देगा अदर देन बैचलर्स। तो ये तो आज का सिनेरियो होगा। 10 साल बाद सोचो, बीपीटी को कोई पूछेगा ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी, द एंटायर पब्लिक, 90% ऑफ दिस पॉपुलेशन विल बी, जो हमें अप्लाई करेंगे या जो मार्केट में होंगे वो एमपीटी होंगे, मास्टर्स होंगे। तो बैचलर्स वालों का कुछ खास स्टेक नहीं रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वेन एवर यू डूइंग मास्टर्स, forget about the competition. This was about competition. Forget about the competition. When you do masters, आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो, आपका एक नीश डिसाइड होता है। एंड आई बिलीव कि भेड़ चाल में चलने से अच्छा है सारे तरफ, मतलब वो होता है ना कि एक ही चीज़ में आप मास्टरी कर लीजिए rather than being master everywhere. So I would suggest कि you do one thing, master एक चीज़ में करो, उसको स्पेशलाइज करो, उसके सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो एंड बी द किंग देयर rather than being slave everywhere. हर जगह करने से अच्छा है, हर जगह स्लेव बनने से अच्छा है बी द किंग वंस। एग्री। सो मैम राइट, मास्टर्स करना ज़रूरी है। तो एज नॉर्मल बैचलर्स या फिर जो बैचलर्स पास आउट किया है, तो वो उनकी मास्टर फील्ड किस में करना है, वो किस बेसिस पे चूज़ कर सकते हैं, रेदर देन देयर इंटरेस्ट, देयर मार्किंग्स, जो उनके फाइनल में जो मार्क्स है उस पर, के आफ्टर जो 10 इयर्स बाद जो फील्ड ज़्यादा ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ करें। मार्क्स के बेसिस पे कभी भी मास्टर्स चूज नहीं करना चाहिए। दिस माइट साउंड रॉन्ग बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है। मेरे मार्क्स एक में अच्छे आ सकते हैं, मैं रट करके एक चीज़ अच्छा लिख के मार्क्स कमा सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट उसमें हो सकता है नहीं हो सकता है मैंने रट्टा मार के मैंने मार्क्स ले आए, बट मेरा इंटरेस्ट और मेरा एक्सपर्टाइज कोई और फील्ड हो सकता है। सो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली वी आर डॉक्टर्स, हमारे हाथों में स्किल होता है, हम हाथों के डॉक्टर्स हैं, राइट, वी डू मैजिक विद आवर हैंड्स। तो हमें जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें पोटेंशियल है, उस डायरेक्शन में हमें मास्टर्स करना चाहिए। फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, अपना इंटरेस्ट देखिए। एंड आई थिंक बाय द टाइम यू आर डूइंग इंटर्नशिप आपको क्लियर हो जाता है कि कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। काम करते करते हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप हो उसमें मास्टर्स करना चाहिए। आज की डेट में कोई भी फील्ड पकड़ लो, कार्डियो, न्यूरो, ऑर्थो, स्पोर्ट्स, गायनेक, पीडियाट्रिक्स, सब में स्कोप है, कोई भी ऐसा नहीं। हाँ, देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी इन एवरी फील्ड, कोई भी फील्ड लेस नहीं है। तो हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह एक्सपोजर है। आप सिर्फ अपनी नीश, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करिए, बिकॉज अगर आप अच्छे से इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो कितना भी अच्छा फील्ड हो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। So do whatever you have interest in. That means we have to choose our field on our interest, not rather than हमारा friend क्या choose कर रहा है। नहीं, हमारा friend क्या choose कर रहा है, बाजू वाले ने क्या कर लिया, सामने वाले ने क्या कर लिया, मेरे मार्क्स किस में अच्छे आ गए, आज किस में मुझे जॉब मिल रहा है, इस सब बेसिस पे नहीं करना है। हमारा इंटरेस्ट किस में है, उस बेसिस के ऊपर हमें अपना चूज करना है। राइट।
अब मैम जैसे आपका एक्सपीरियंस है राइट, मोर देन 16-17 ईयर्स, वेरी गुड. सो मैम इन दैट ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट इवन योर पर्सनल लाइफ, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे उस फील्ड में? ओके वेरी वेरी मतलब ऐसे पिंचिंग क्वेश्चन है और बहुत लंबा आंसर है, बहुत शॉर्ट में देने का ट्राई करूँगी. अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे हैं. जब मैंने स्टार्ट किया था ना ही इतने इन्फ्लुएंसर्स थे, ना ही जैसे मैं आज आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, Right. कोई मुझे ज्ञान दे रहा था कि ये कर लो, ये मत करो, यहाँ जाओ, ये मत जाओ. सो एंड इट वॉज अ थिंग. जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना स्कोप भी नहीं था, इतनी सैलरी भी नहीं थी. इट वॉज वेरी वेरी अर्ली. आज के डेट में इट इज़ मच बेटर. सो फॉर मी इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. एज इन पहली बात तो स्टार्टिंग डेज में आई हैड नो क्लू कि शादी कहाँ होगी, क्लिनिक कहाँ सेटअप करूँ. दैट वॉज अ लिटिल डिले. देन आई गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड इन मुंबई. देन देयर वॉज लैंग्वेज बैरियर. आई हैड नो क्लू हाउ डॉक्टर्स वर्क इन मुंबई. नो कनेक्ट, नो मार्केट, कोई दोस्ती यारी रिश्तेदारी कुछ भी नहीं. इट वॉज अ कंप्लीट रॉ मार्केट स्पेस फॉर मी. गो हंट योर एंड किल फॉर योर सेल्फ एंड ईट, Agree. वैसा वाला चीज़ था. So started from basics, started doing a lot of work in hospitals just to build up a team. लोगों को जानूँ, लोग मुझे जाने. And then after working for 1 or 2 years, then I thought eventually बहुत स्टार्टिंग से माइंड में एक चीज़ तो क्लियर था ऋषित कि खुद का क्लिनिक करना है. Yeah. ये जब मैं बीपीटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी तब मुझे पता था कि मुझे खुद का क्लिनिक करना है. और यही सोच के मैंने मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स किया कि खुद का क्लिनिक करूँगी. मैक्सिमम पेशेंट्स ऑर्थो के होते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा रहेगा, मैं खुद का क्लिनिक डालूंगी. बहुत क्लियर एजेंडा था पहले से माइंडसेट पहले से. मतलब वो आँख पे नज़र थी मेरी अर्जुन का अर्जुन की. राइट. तो दैट आई डिड. और बहुत स्टार्टिंग से पता था कि ये खुद का क्लिनिक डालना है. बस मैं वेट कर रही थी कि शादी वादी करा दे घर वाले तो बस अब क्लिनिक डाल दूँ. तो बस आई स्टार्टेड माई ओन क्लिनिक एंड टिल देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग. वन पेशेंट बाय द अदर, एक और पेशेंट, एक और पेशेंट, एक और पेशेंट. एंड विथ ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव ग्रोन ओनली. थैंकफुल. मैम सो एज यू मेंशन दैट शादी कहाँ होगी, सो नाउ डेज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो वुमेन या अदरवाइज जो गर्ल रहती हैं उनके लिए एक डिफ़िकल्ट चैलेंजेस रहते हैं राइट. मैरिज कहाँ होगी. सो अगर आज हमारे वीडियो के फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट देख रही है तो उनको आप क्या मोटिवेशन दे सकते हो कि नहीं ना, इफ़ आई कैन अचीव देन यू गाइज ऑल्सो कैन अचीव. So what kind of motivation or what kind of guidance you can give to all the वन वेरी गुड टिप आई विल गिव. देखो मेरे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था इतना. right. सोशल मीडिया पे आज के डेट में सोशल मीडिया पे पेज बनाना, गूगल रिव्यूज़ डलवाना, एक सोशल स्टैंडिंग बनाना ऑन द प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने हो गए, गूगल पेज हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी है. अभी ये सारी चीज़ें शादी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती. Right. ये आज की डेट में आप बना सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो, भले आपका क्लिनिक है या नहीं, बट आप आपके नाम से एक पेज बना सकते हो. आप जितने पेशेंट्स देख रहे हो उनको बोल सकते हो आज मैंने आपको देखा, प्लीज़ एक रिव्यू डाल दीजिए. वो रिव्यू तो ज़िंदगी भर आपके पास रहने वाला है, भले आप दुनिया के किसी कोने में सेटल हो जाओ. दैट पेज ऑफ योर्स विल वर्क राइट. Right. सो दैट स्टैंडिंग आप बहुत स्टार्टिंग से कर सकते हो. हमारे टाइम पे ये चीज़ें ही नहीं थी, ना हमें ये कोई बताने वाला था. मैंने मेरा सोशल मीडिया या फिर गूगल पेज बनाने में बहुत साल लग गए मुझे. और जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली. फॉर नाउ व्हाट आई कैन से इज़ कि आई एम गिविंग यू दिस टिप. जो भी स्टूडेंट्स होम विजिट भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, अपना गूगल पेज बनाओ. Okay. जितने पेशेंट्स देखते हो उनको बोलो कि एक रिव्यू ड्रॉप कर दीजिए. वन रिव्यू विल एड ऑन एंड यू विल हैव अ गुड प्रोफाइल. कल को जब आप खुद का क्लिनिक डालोगे आपके पास ऑलरेडी 100-150 रिव्यूज़ हैं. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वन टिप आई राइट. ओके मैम. सो एज वी नो दैट मैम सितंबर में जो दिल्ली में जो काउंसिल वो जो होने वाला सेमिनार राइट, कॉन्फ्रेंस राइट, मैम उसका एज अ फिजियोथेरेपिस्ट पे हमारी कम्युनिटी पे उसका क्या रोल होने वाला है? See, it is happening after 2 decades, which is a very big thing. Right. And we have already crossed, 8,000 registration से ज़्यादा हो चुके हैं, which is another world record break. ब्रेक राइट. आजकल ये आज तक किसी भी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में किसी भी कंट्री में हुई हो 8,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस नहीं हुए हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में हुए हैं. सो दैट्स अ ह्यूज थिंग. एंड इसमें सिर्फ इंडिया के फिजियोज नहीं, पूरे दुनिया के फिजियोज आने वाले हैं. So much to learn from all the learned people. Just sit there and listen to them. Final देखो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिसर्चेस, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए. दुनिया भर में क्या रिसर्चेस हो रहे हैं, नया क्या आ रहा है, वही घिसा पिटा अल्ट्रासाउंड, IFT एक्सरसाइजेस करा के उससे आगे बढ़ो. आगे देखो what is new happening in your field, what are the learned people talking about in your field, what else you can learn from them. मैं आज की डेट में भी इतने सारे सीनियर्स को देख के इंस्पिरेशन लेती हूँ. देन व्हाई नॉट द यंगस्टर्स. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे इंडिया में हो रहा है. वी ऑल फिजियोज मस्ट अटेंड इट एंड रजिस्टर फॉर इट. सो हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी कम्युनिटी बहुत कम है. अब जिनको लगता है वो उस दिन दिल्ली में आ जाए, उस दिन आ जाओ, पता लगेगा कितने कम है.
राइट मैम. सो मैम बेसिकली आपने जो क्लिनिक का सेटअप बोला, राइट? सो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट को क्लिनिक ओपन करना ज़रूरी है या फिर वो कीप ऑन विजिट्स करे, होम विजिट्स करके उसकी लिवलीहुड को कंटिन्यू कर सकता है? सिर्फ होम विजिट और क्लिनिक ही ऑप्शन नहीं है, इतने सारे ऑप्शंस हैं. आज के डेट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्लिनिक खोल लो, हॉस्पिटल में जॉब कर लो, होम विजिट कर लो, ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले लो. देयर आर सो मेनी ऐप्स जो कि ऑनलाइन डॉक्टर्स को रजिस्टर करते हैं. वहाँ पे आपको सिर्फ उस ऐप के थ्रू कंसल्टिंग करनी है. देयर आर सो मेनी ऐप्स जहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज वीडियोस आपको बना के भेजने हैं, वो आपको पर एक्सरसाइज वीडियोस पे करते हैं. देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड. आप मल्टीनेशनल कंपनीज में एज हेल्थ कंसल्टेंट्स जा सकते हो. आजकल जितनी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसी, सब फिजियोज हायर कर रही हैं. इट इज़ अ प्रॉपर मतलब कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ जॉब. जिसको शौक है वो कर सकता है. गवर्नमेंट जॉब तो चलो ठीक है, हर जगह पे गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट फिजियोज भी हायर हो रहा है. दैट इज वन थिंग. जिसको गवर्नमेंट जॉब का शौक है वो वहाँ वहाँ वैकेंसीज बढ़ रही है और पे स्केल भी बढ़ रहा है. तो इतने सारे ऑप्शंस हैं. और ये लेक्चरर एंड मेंटरशिप तो है ही. आप पीएचडी करो, एमपीटी करो, बिकम अ लेक्चरर, बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल दोज ऑप्शंस आर देयर जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है. तो फिजियोथेरेपी इज नॉट अ छोटू प्रोफेशन, आई वुड से. पीपल टेक इट वेरी लाइटली, but it is a very good blooming profession and I have a huge respect for it, and I feel people now should aspire to become physios. It is high time we keep degrading it. Yes. It is a very good profession and I want youngsters should aspire and become good physios now. राइट मैम. अभी जो बच्चों ने जिन्होंने 12th पास करी है, स्टिल दे आर कंफ्यूज कि फिजियोथेरेपी ले या किसी और में फील्ड में जाए. अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन्हें क्या गाइड करोगे? नहीं, इफ़ यू वांट टू चूज फिजियोथेरेपी में यही चीज़ें हैं जो तुम आगे जाके कर सकते हो, और यस दिस इज द वे. देखो, दिस इज अ हाई टाइम फॉर if you have फिजियोथेरेपी. interest in medical field and you have interest with patient handling personally, Right. सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन लिखने में नहीं, आपको पेशेंट के साथ डील करने में, बात करने में, ट्रीट करने में, ऑल दीज थिंग्स फैसिनेट यू, डेवलप इंटरेस्ट फॉर यू, फिजियोथेरेपी इज मेंट फॉर यू. Okay. ठीक है. एंड आई हैव सीन सो मैनी, दिस इज नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, बट आई हैव सीन सो मैनी BAMS, BHMS एंड अदर डॉक्टर्स अर्निंग लेस देन मी और अदर फिजियोस. ठीक है. सो इट इज़ नॉट कि पैसे नहीं हैं. अगर कोई आपको बोल रहा है कि फिजियोथेरेपी में पैसे नहीं है, इट इज़ रॉन्ग. ऐसे देखोगे तो किसी फील्ड में पैसे नहीं है. Right. There are many Ayurveda doctors and homeopathic doctors who are not able to earn well, Yeah, and some but of them physios are are also doing good. So it depends each to their own. कोई आप अगर डेडिकेटेडली विद ऑल द सीरियसनेस इसको एफर्ट डाल के करोगे, डेफिनेटली यू विल डू गुड. वेरी स्किल्स टू स्किल, राइट? डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आप कितने पैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेके. बहुत सारे लोग आयुर्वेदा पढ़ते हैं, बाद में वो लोग RMO बन जाते हैं किसी हॉस्पिटल में और मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने लगते हैं. राइट. देखा होगा आपने. Right. ठीक है. होम्योपैथी पढ़ते हैं और RMO बन जाते हैं, जूनियर डॉक्टर्स बन जाते हैं और मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं. दे लीव देयर फील्ड, दे Right. लीव होम्योपैथी. दे आर नॉट पैशनेट Yes, अबाउट yeah. होम्योपैथी. जो जस्ट फील कि जिसमें हमें सेफ मनी मिल जाए, महीने का तनख्वाह मिल जाए फिक्स, हम वो काम करेंगे. Right. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स. हर का गोल अलग होता है. सबको क्या अचीव करना है, वो अचीव करने का तरीका अलग होता है. फिजियोथेरेपी इज नो लेस, दैट इज व्हाट आई कैन से, बिकॉज आई नो मेनी फिजियोज इंक्लूडिंग मी हु आर डूइंग वेरी गुड. मतलब दैट मींस वी हैव टू वेरी गोल ओरिएंटेड, राइट? हमें एक चीज देखनी फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी. ओके, राइट. ग्रेट मैम. सो मैम, आपका जो रूटीन है, राइट, वी राइट, वी ऑब्जर्व यू फ्रॉम लॉट ऑफ इयर्स, राइट? हाँ जी. सो मैम, जो कंसिस्टेंसी, जो सुबह 5 बजे उठते हो आप टिल रात की 9 बजे तक, आप जो आपकी जो ओपीडीज रहती है, व्हाट अबाउट दैट हेक्टिक शेड्यूल? इज इट हेक्टिक और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल? अब This if that is hectic, then how you manage all those kind of schedules? Like the other day we were also speaking, you Right. know that I kind of manage my day one day prior. I make a plan in my head कि okay, सुबह से इतने बजे ये करना है, then I have to go to one clinic, then I have to go to the other clinic, then I have these things, then I have to take a team meeting, then I have to shoot a content, Right. and then this and the evening OPD. Yeah. So evening OPD is which something I do not miss. Okay. मतलब वो नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई डोंट मिस. अदरवाइज थ्रू आउट द डे आई कीप रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. बट आई टेल यू ऋषित, इफ यू लाइक वॉट यू डूइंग, आई लव वॉट आई डू. सो अगर जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स में हो, जैसे बच्चे खेलते हैं, Right. बच्चे गेम खेलते हैं ना, बच्चे कितना भी खेलेंगे वो थकते थक नहीं, जाएंगे पर कभी वो नहीं, रुकेंगे रुकेंगे नहीं, नहीं. क्योंकि उनको उसमें मजा आ रहा है. द सेम हैपेंस विद मी. Okay. मुझे मेरे काम में बहुत मजा आता है, तो मैं थक जाती हूँ, तो भी व्हेन माय वर्क इज ऑल डन, जितना मैंने सोचा था उतना मैंने कर लिया, तो आई स्लीप वेरी पीसफुली. और जब इतना थक जाओ तो नींद भी अच्छी आती है. सारे So it चिक, is good. राइट टिक्स, All tick marks. all tick marks. Proper sleep, proper eating. I do not eat unhealthy stuff Yeah. most of the times, other than few people जो खिला दें. But I
I prefer eating healthy, Okay. prefer working out, taking a good sleep and दिन भर काम करो. हाँ, सो फिजियोथेरेपिस्ट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं उन्हें खुद को भी कितना फिट रहना ज़रूरी है. जैसे हम आपको देखते हैं, अब यू नो यू कीप ऑन हिटिंग अ जिम एवरी डे. सो फिजियोथेरेपिस्ट को खुद की फिटनेस का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? ये या राइट, वो पेशेंट का ध्यान रखता है, बट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट खुद की फिटनेस का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है मैम? बहुत ज़रूरी है यार. It is just like a beauty influencer telling you to use a cream and she herself is not keeping her skin well. ठीक है, so it is just similar. If you're asking somebody to stay fit, do this exercise, आपको 4 बार ये स्क्वाट करना है, वो कहेगा डॉक्टर आप पहले करके दिखाओ, फिर क्या होगा? तो it is like whatever you are preaching, you have to practice. हाँ, ये आपने सुना होगा बचपन में, practice what you're preaching. Right. So whatever you're preaching every day to your patients, Patients. better you start practicing Practicing. it. If you don't look like a physio, I mean, even if you talk like, doesn't make sense. Patients आपको हमेशा बोलेंगे अरे खुद तो करते नहीं है, हमें क्या बताएंगे? ओके I राइट. think it is important, very important, and also for personal thing also. इतना काम करने के लिए for me fitness is not about looking slim and trim, but it is also feeling fit and feeling healthy from inside and be able to work throughout the day. So that stamina, that strength, that mental peace, I think comes from there. ओके एंड मैम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं. सो आज मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर, नॉट इन्फ्लुएंसर, हर एक यूथ को कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम पे फेमस होना है, यूट्यूब पे फेमस होना है. सो अगर उनको फेमस होना है, सो उन्हें क्या क्या कंसिस्टेंसी और क्या क्या की पॉइंट्स है जिसका उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है? सी कंटेंट क्रिएशन बहुत टाइप के होते हैं. आपको एज अ एजुकेटर फेमस होना है या एज अ सिर्फ कंटेंट क्रिएशन फेमस होना है. आई नो मैनी फिजियोज एंड डॉक्टर्स हु क्रिएट वेरी मिक्स्ड कंटेंट. Right. बीच में वो डांस वाले वीडियोस भी डालेंगे, बीच में ब्यूटी वाले भी डालेंगे, बीच में कुछ और भी डालेंगे. सो कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी फुल टाइम एंड अ सीरियस थिंग. ओके If you're taking it lightly, it is not for you. If you want to really become an educator on content creation and you want people to value what you're talking, then you have to make sense in every video. Every video should have two things. Either लोग उसको सेव करें या फिर उसको शेयर करें. दो ही टाइप का कंटेंट चलता है. राइट. या तो हमें लगे कि अरे यार ये जो बोली ना ये बात, ये मेरे को याद रखनी चाहिए तो मैं इसको सेव कर लूँ, या अरे ये जो बोला ना ये मुझे मेरी माँ को भेजना चाहिए, उनको ये एक्सरसाइज करना चाहिए तो मैं शेयर कर दूँ. शेयर करो, राइट. दो टाइप का कंटेंट हम डॉक्टर्स को बनाना चाहिए. ये दो टाइप के कंटेंट पे आप फोकस करिए. एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी. यू पोस्ट वन डे, आप एक हफ्ता गायब हो, देन यू अगेन पोस्ट, इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस. आपकी ऑडियंस आपके साथ स्टिक ही नहीं करेगी. Right. सो द कंसिस्टेंसी इज द मेन की थिंग फॉर कंटेंट क्रिएशन. एवरी डे यू हैव टू पोस्ट, एवरी डे यू हैव टू पोस्ट समथिंग गुड. Okay, ma'am, from this last question, I will conclude the session, okay? Ma'am, if you want to, explain physiotherapist, or if you want to motivate physiotherapist in 4 lines, okay? If a physiotherapist उसका motivate करना है, what is physiotherapy? तो explain it in 4 lines. तो मैम क्या बोलोगे? Number one, what I would say, number one is do not get demotivated. Okay. What others are saying is definitely not for you. You can be a winner too. Secondly, work every day one step towards your goal. Slowly and gradually, I'm sure you'll reach it. Third, consistently keep aiming at your goal. You will reach one day. And lastly, do not think less of your profession. Physiotherapy is at par, as good as, and even better than so many professions we have in the country. So you start respecting your profession, people will follow you. Thank you so much, मैम. मैम, हमारे डायलॉग रहता है, कोई भी सेशन करोगे तो हम बोलते हैं till then, मैम, तुम क्या मेरा? Okay. So, till then, stay healthy and stay Stay fit. fit. Bye bye guys. See you in the next podcast. Bye bye.